स्वागत यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग न्यू हिस्टोरिसिज्म डिस्कस कर रहे हैं और हम इस पॉइंट पर पहुंच गए थे। व्हाट इज़ मोस्ट डिस्टिंक्टिव इन द न्यू मोड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी इज़ मेनली द रिजल्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस of literary analysis and interpretation that have been assimilated from various recent post-structuralist theorists। मैंने बताया था आपको कि कैसे कई रिसेंट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियोरिस्ट की चीज़ों को लेकर के एसिमुलेट किया गया है और यही नया मोड है हिस्टोरिकल स्टडी का न्यू हिस्टोरिसिज्म में। उसमें पहला पॉइंट था द व्यूज़ ऑफ द रिविजनिस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर लुई अल्थ्यूज़र। That ideology manifests itself in different ways in the discourse of each of the semi-autonomous institutions of an era, including literature, and also that ideology operates covertly to form and position the users of language as the subjects in a discourse in a way that in fact subjects that is subordinates them to the interest of the ruling classes। बताया था मैंने कि कैसे अल्थ्यूज़र का जो आइडियोलॉजी का व्यू है, आइडियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो कैसे प्रभावित करती है, कैसे एक ऐनक, एक स्पैक्स जो है प्रोवाइड करती है न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक को। दूसरा पॉइंट है मिशेल फुको का। मिशेल फुको's view discourse of an era instead of reflecting pre-existing entities and orders brings into being the concepts, oppositions and hierarchies of which it speaks, that these elements are both products and propagators of power or social forces, and that as a result the particular discursive formations of an era determine what is at the time accounted knowledge and truth, as well as what is considered to be humanly normally as against what is considered to be criminal or insane or sexually deviant। देखिए ये 2-3-4 लाइन जो है बहुत कुछ समेट लिया है यहाँ पर एम.एच. अब्राहम ने फुको का। जैसे ही मिशेल फुको का नाम आता है तो आपको ये फ्रेज़ याद रखना होगा, नॉलेज इज़ पावर। ठीक है, तो फुको, मिशेल फुको, अ ग्रेट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म। मिशेल फुको's व्यू दैट द डिस्कोर्स ऑफ एन एरा, किसी भी एरा का जो डिस्कोर्स होता है, इंस्टीड ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्री एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ एंड ऑर्डर्स, मतलब पहले से जो एंटिटीज़ और ऑर्डर हैं उनको रिफ्लेक्ट करने की बजाय जो किसी भी एरा का डिस्कोर्स है वो क्या करता है, ब्रिंग्स इनटू बीइंग द कॉन्सेप्ट्स। क्या करता है वो डिस्कोर्स, क्या करता है, कॉन्सेप्ट्स को, अपोजिशंस को, हायरार्कीज़ को लेकर के आता है जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है। मतलब कोई भी डिस्कोर्स कॉन्सेप्ट, अपोजिशन और हायरार्की की जो बात करता है वो उसको सतह पर लाता है, लोगों के सामने लाता है। दैट, और इस तरह से दीज एलिमेंट्स आर बोथ प्रोडक्ट्स एंड प्रोपेगेटर्स ऑफ पावर। और ये जो सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स, अपोजिशंस, हायरार्कीज़, हायरार्की समझते हैं? हायरार्की का मतलब आप नॉर्मल वे में हायरार्की को ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर में 4-5 सिबलिंग हैं, है ना, तो जो सबसे बड़ा वाला है वो तो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। उससे जो छोटा वाला है वो भले उसके ऊपर कोई एक है लेकिन वो अपने नीचे वालों को एकदम समझता है कि ये मुझसे इन्फीरियर है। मतलब इस तरह की फीलिंग रहती है। अब इन्फीरियर वर्ड शायद यूज़ करना गलत होगा, लेकिन ये चीज़ रहती है कि वो बेहतर हैं, वो ज़्यादा, उनको सम्मान ज़्यादा मिलना चाहिए। अपनी एक हायरार्की मेंटेन करके वो रखते हैं। उससे छोटा वाला अपने से छोटे वाले को करके रखेगा। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, जैसे मान लीजिए कोई क्लास 1 का बच्चा है, उसके घर में कोई एक LKG वाला बच्चा है, तो क्लास 1 वाला अपने आप को बड़ा समझता है। वो समझता है कि वो ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा बड़ा है उस LKG वाले की अपेक्षा। ये है हायरार्की। तो इस तरह की हायरार्कीज़ हमारे सोसाइटी में कई लेवल की हायरार्कीज़ सेट है ऑलरेडी। तो फुको का कहना है कि जो कॉन्सेप्ट्स, अपोजिशंस और हायरार्कीज़, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये प्रोडक्ट भी हैं और प्रोपेगेटर भी हैं पावर के। यानी पावर के कारण ये चीज़ें निकल कर के आती हैं। अपोजिशन, अब अपोजिशन में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कास्ट के हिसाब से अलग अलग डिफरेंसेस ले सकते हैं। रिलीजन जो मान करके चला जाता है, बाइनरीज में लेकर चलते हैं, या मैन वुमन की बात कर लीजिए, ठीक है, या रेस में जो एक चलता है ब्लैक वाइट की बात कर लीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अपोजिशन, हायरार्कीज़, ये सारे
पावर के प्रोडक्ट भी हैं और पावर के प्रोपेगेटर भी हैं। प्रोडक्ट का मतलब पावर से निकल कर के ये चीज़ें आई हैं, मतलब जो भी पावरफुल होता है वो अपने आप को बेहतर दिखाता है। अब यहाँ से इसी चीज़ से आप फिर से फोको के पावर के इस कॉन्सेप्ट से आप फिर से जा सकते हैं, इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कॉलोनियलिज्म समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे ओरिएंटलिज्म समझ सकते हैं कि कैसे यूरोप के देश अपने आप को बेहतर हमेशा से दिखाते रहे हैं, जहाँ जहाँ रूल किया उन लोगों को अनसिविलाइज दिखाया, अपने आप को सिविलाइज दिखाया, अपने आप को ज़्यादा समझदार दिखाया, कल्चर्ड दिखाया। तो ये क्या है, पावर से जनरेट होने वाली चीज़ें हैं। ये जो बाइनरीज़ हैं, ये जो अपोजिशंस की चीज़ें हैं, हायरार्कीज़ जो हैं, ये सब पावर से निकल कर के आई हैं। भाषा की बात कर लीजिए, भाषा में भी आप देखते हैं, जबकि भाषा होती है, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस भाषा के लोग रूलिंग पार्टी में हैं वो उस भाषा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ज़्यादा ऊपर रखते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा NCERT 11th में पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, आई थिंक 11 या 12th का पहला चैप्टर है, तो उसमें आपने वाइफ ला फ्रांस जो लास्ट में निकल कर के आता है, उस चैप्टर में एक उद्घोष कहानी है कि फ्रांस में कैसे जब जर्मनी ने आधिपत्य कर लिया था तो उन सबों ने फ्रांस के लोगों को बाध्य कर दिया था, अल्सासे और एक और प्लेस का नाम है, उसमें उन लोगों को कहा था कि अब से तुम लोग जर्मन की पढ़ाई करोगे, जर्मन बोलोगे। तो ये क्या है, भाषा की हायरार्की क्रिएट करना है ना, कैसे है, पावर से। तो पावर जो है उससे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग निकल करके आते हैं। देखिए यही मज़े की बात है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने बनाया कॉन्सेप्ट अपोजिशंस, हायरार्कीज़, उसके का पावर का वो पावर के प्रोडक्ट होते हैं, उसके प्रोपेगेटर होते हैं। प्रोपेगेटर मतलब उसके फैलाने वाले, उसके कह लीजिए कि उसका प्रचार प्रसार करने वाले। और सोशल फोर्सेस, पावर कह लीजिए या सोशल फोर्सेस कह लीजिए। देखिए पावर, नॉलेज, ट्रूथ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फुको के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। That these elements are both products and propagators of power or social forces, and that as a result, और इसका रिजल्ट क्या होता है, the particular discursive formations of an era determine what is at time accounted knowledge and truth, और उससे निकल करके आता है नॉलेज और ट्रूथ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि नॉलेज हो या ट्रूथ हो, ये सब क्या है, कॉन्टेक्चुअल है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। हम जिस चीज़ को नॉलेज का नाम हमने दे दिया वो नॉलेज हो गया, ठीक है, जिसको हमने सच कह दिया वो सच हो गया। जैसे नॉर्मल होने का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, नॉर्मल होने का मतलब क्या होता है, जो सर्टेन नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी ने कुछ मापदंड, कुछ पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं, अगर आप उनको फॉलो करके आगे बढ़ते तो कहा जाता है कि आप नॉर्मल हैं। जैसे ही आप उसका विद्रोह करते हो, उसको तोड़ना चाहते हैं, शैकल्स को ब्रेक करना चाहते हैं, तो कहते हैं लोग आप एब नॉर्मल हैं, आप पगला गए हैं। यही है पगलाने का कॉन्सेप्ट, यही है अब नॉर्मल होने का कॉन्सेप्ट। तो नॉलेज हो या ट्रूथ हो, ये क्या है, किसी भी एरा का जो है इन्हीं चीज़ों से डिटरमाइन होता है, एज वेल एज व्हाट इज़ कंसीडर्ड। अरे वाह क्या बात है, देखिए आगे वर्ड है भी, ह्यूमनली नॉर्मल, as well as what is considered to be humanly normal as against what is considered to be criminal or insane or sexually deviant। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी बनाई हुई चीज़ है। वो एक डायलॉग याद आता है रांझड़ा मूवी का, जो उसमें धनुष का दोस्त है बोलता है, सब तेरा ही फैलाया हुआ सनीचर है। तो मतलब ये सब हमारा किया धरा है। These all things that we see around us are the construction of ourselves, ठीक है, हमारी बनाई चीज़ें, हमारी बनाई दुनिया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ट्रेडिशन के नाम पर सींचते, पुल्लित, पुष्पित करते चले आ रहे हैं, पल्लवित, पुष्पित करते चले आ रहे हैं। What is the time accounted knowledge and truth as well as what is considered to be humanly normal। तो ये humanly normal कौन बनाता है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलर एरा में हम लोग ये पावर और नॉलेज के थ्रू
जो है इन चीज़ों का निर्माण करते हैं या नॉलेज और ट्रूथ उसको नाम देते हैं, और बाकी चीज़ें जो अगेंस्ट में आ जाती हैं, कुछ क्रिमिनल हो जाता है, कुछ इनसेन पागलपन की बात हो जाती है, या सेक्सुअली डेविएंट मान लिया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? आई होप कि जैसे ऊपर आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट रहा लुई अल्थ्यूज़र का, उसने जो है अगर हेल्प की होगी, एक आपको चश्मा दिया होगा, तो यहाँ पर मिशेल फुको ने भी एक दूसरा चश्मा आपको दे दिया होगा कि नॉलेज और ट्रूथ जो है पावर का कंस्ट्रक्शन है, और कैसे वो हमारी बनाई हुई चीज़ है, हम अपने हिसाब से उन चीज़ों को जनरेट करते हैं और उसको हम सच का नाम दे देते हैं, उसको हम नॉलेज का नाम दे देते हैं। अब देखिए, नॉलेज का हिंदी ट्रांसलेशन करके ज्ञान मत बना दीजिएगा उसको। देखिए, नॉलेज और ज्ञान में बड़ा अंतर होता है, उसके बारे में फिर कभी बात होगी। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन deconstructive criticism that all text innovative modes of signification that war against each other merged with Mikhail Bakhtin's concept of dialogic nature of many literary texts। अब देखिए भाई, बाप रे, कितनी चीज़ें घुसा दिया इसमें। एक तरफ तीसरे पॉइंट में डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को लिया, यानी देरदा को ले लिया। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इसको लेता है। तो डीकंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? दैट ऑल टेक्स्ट इन्वॉल्व मोड्स ऑफ सिग्निफिकेशन, मतलब हर टेक्स्ट का एक सिग्निफिकेशन होता है, कई सारे मोड्स होते हैं उसमें, और जो कई सारे मोड्स होते हैं दैट वॉर अगेंस्ट ईच अदर, उनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है। मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है, उसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस, कुछ लोग एक बोल रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें क्लैशेस होते रहते हैं। ठीक है, मर्ज्ड विद मिखाइल बख्तिन कॉन्सेप्ट, और इसको मिला दिया गया, डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को मिला दिया गया मिखाइल बख्तिन के कॉन्सेप्ट से। बख्तिन पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप सुन सकते हैं। मैंने डीकंस्ट्रक्शन पर भी 10 वीडियो बनाए हुए हैं, उसको भी सुन सकते हैं। मर्ज्ड विद मिखाइल बख्तिन कॉन्सेप्ट ऑफ द डायलॉजिक नेचर ऑफ मेनी लिटरेरी टेक्स्ट। यहाँ पर पॉलीफोनी की बात हो रही है। पॉलीफोनी जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मिखाइल बख्तिन का, कह रहा है कि डायलॉजिक नेचर ऑफ मेनी लिटरेरी टेक्स्ट, कई सारे लिटरेरी टेक्स्ट जो होते हैं उनका जो डायलॉजिक नेचर होता है, डायलॉजिक नेचर का मतलब कई तरह की जो चीज़ें, जो कई तरह के जो इंटरप्रिटेशंस निकल करके आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी इसमें मर्ज किया गया है, इन द सेंस दैट दे इनकॉर्पोरेट अ नंबर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस। यही है पॉलीफोनी बोलते हैं इसको, POLY ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? इन द सेंस दैट दे इनकॉर्पोरेट अ नंबर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, कई तरह की वॉइसेस, मल्टीपल वॉइसेस उसमें जनरेट होती हैं, दैट रिप्रेजेंट डाइवर्स सोशल क्लासेस, जिससे कि कई तरह के सोशल क्लासेस रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, फिर से मैं बात करूँगा, जैसे आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो इवन जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं उनको भी जो अलग अलग लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो वो उसे अलग ढंग से समझते समझाते हैं। ठीक है, जैसे रामायण में अगर बात करें, शबरी की बात करें, जो एक भीलनी मानी जाती हैं, अब उसमें कोई एक पर्टिकुलर जो है कास्ट एंड कम्युनिटी का बंदा रहेगा, तो वो उस पर भी प्रश्न उठाएगा कि ऐसा जानते हैं आप, ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे ये रीज़न था। मतलब आप तो जानते हैं कि भारतवर्ष में कास्ट पॉलिटिक्स खूब होती है। आप देखिएगा, कोई भी कहानी अगर आप पढ़ते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कास्ट नोविंगली और अननोविंगली सेंटर में होता है, तो अलग अलग कास्ट के लोग अगर उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं तो वो आपको अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, या अलग अलग क्लास के लोग उसको अलग ढंग से आपको समझाते हैं। बात वही जो कल मैं बता रहा था कि कहानी कोई है, कोई घटना घटी है, कोई झगड़ा हुआ है, 4 लोग हैं, 4 लोगों से पूछेगा, चारों लोग अलग अलग ढंग से कहानी बताएंगे आपको। चारों की कहानी में थोड़े से ट्विस्ट तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। यही है मल्टीपल वॉइसेस, अलग अलग सोशल क्लासेस की वॉइसेस। तो इन सब को डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और पॉलीफनी, इसको मर्ज कर दिया किसने? न्यू हिस्टोरिसिस्ट ने। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म आपको बता रहा है कि भैया देयर इज़ नो हिस्ट्री, देयर आर हिस्ट्रीज़। तो इसलिए कोई भी एक चीज़ है
उसको पढ़ करके समझ करके बस आप रिज़ल्ट पर महत्व पहुंच जाइए। जैसे आजकल जो है पंडित नेहरू और गांधी के ऊपर तमाम बातें चलती हैं सोशल मीडिया पर। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ, ये तो कहीं से कोई ओरिजिनल टेक्स्ट मिले तो आपको समझ में आए। अदरवाइज़ जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है यूथ का, बिना कुछ पढ़े, ओरिजिनल पढ़े वो रिज़ल्ट पर पहुंच जा रहे हैं। किसी के बारे में, नॉट ओनली अबाउट गांधी और नेहरू बट ऑल्सो अबाउट सावरकर एंड अदर पीपल जो भी हैं। देखिए जो भी लोग वेल नोन हैं देश में या दुनिया में, मैं नहीं कहता कि उनमें सब कुछ अच्छा ही रहा है, उनमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी रही हैं, लेकिन उनकी केवल नेगेटिविटी को फोकस करना और उसी हिसाब से ब्रेन वॉश कर देना यूथ का, ये सही नहीं है। तो इसके लिए ये पॉलीफोनी का कॉन्सेप्ट जब तक हम नहीं समझेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग व्यू कैसे दे देते हैं, तो तब तक मामला क्लियरली समझ में नहीं आएगा। और जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है आज के यूथ के दिमाग में, वो काफ़ी जो है गड़बड़ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर आपको ये चीज़ सीखने समझने की प्रेरणा देता है कि आप जैसे हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, इतिहास की ही किताब मान लीजिए पढ़ रहे हैं, जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप केवल एक राइटर की बुक मत पढ़िए, क्योंकि कोई भी राइटर हो, कोई कितना भी अच्छा राइटर, वो बायस्ड कहीं ना कहीं हो जाता है। वो अपने हिसाब से मटेरियल निकालता है और उसको प्रोजेक्ट करता है सबके सामने। तो आप जब तक अलग अलग राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री का एक ठीक ठाक मोटा मोटी व्यू नहीं मिल पाएगा आपको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी हिस्ट्री की सच्चाई आपको पता चल जाएगी, लेकिन आपको कई वर्जन मिल जाएंगे। तो आप कम से कम इतना तो जानेंगे, नहीं इसके कई वर्जन है, कोई पर्टिकुलर कहानी है उसके कई वर्जन हैं। इवन हमारे जो मिथ हैं, जो पौराणिक कथाएँ हैं हमारी, उसको भी आप अलग अलग लोगों से सुनेंगे तो अलग अलग सुनेंगे। तो कभी एक किसी से सुन लिया, दूसरा कोई सुना रहा है तो आप कहेंगे यार आप गलत बता रही है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। तो वहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि वो एक अलग वर्ज़न है ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो रियलिटी की चीज़ों के साथ भी वो होता है, और लिटरेचर में तो खूब होता है। लिटरेचर कम से कम आपको ये समझाता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या है? Recent developments in cultural anthropology, especially Clifford Greed's view that a culture is constituted by distinctive sets of signifying systems, and his use of what he calls thick descriptions, the close analysis or reading of a particular social production or event so as to recover the meanings it has for the people involved in it, as well as to discover within the cultural system the general pattern of conventions, codes and modes of thinking that invest the item with those meaning. क्या है देखिए, recent development in cultural anthropology. एंथ्रोपोलॉजी आज के समय में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डोमेन ऑफ स्टडी बन चुका है, एक डिसिप्लिन बन चुका है। उसमें भी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें स्पेशली एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, क्लीफर्ड ग्रीड्स। उनका जो व्यू है दैट अ कल्चर इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिस्टिंक्टिव सेट्स ऑफ सिग्निफाइंग सिस्टम। कोई भी कल्चर जो है वो कई तरह के सिग्निफाइंग सिस्टम से मिलकर के बना होता है, मतलब उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। एंड हिज यूज़ ऑफ व्हाट ही कॉल्स थिक डिस्क्रिप्शंस, ये उनका टर्म है, किसका? क्लिफर्ड ग्रीड्स का। थिक डिस्क्रिप्शंस क्या मतलब है? उनके हिसाब से जो थिक डिस्क्रिप्शन है यानी क्लोज एनालिसिस या रीडिंग जो है पर्टिकुलर सोशल प्रोडक्शन और इवेंट का, क्या करने के लिए? एज टू रिकवर द मीनिंग इट हैज़ फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन इट। क्योंकि जो कह रहा है पर्टिकुलर सोशल प्रोडक्शन और इवेंट, कोई भी सोशल प्रोडक्शन हो या इवेंट हो, उसमें उसको समझने के लिए उसकी क्लोज एनालिसिस करनी होगी, क्लोज रीडिंग करनी होगी, सो दैट आप समझ सकें कि कैसे एक मीनिंग के ऊपर दूसरी मीनिंग जो है वो कवरिंग के थ्रू आई है, लेयर बाय लेयर आई है। इट हैज़ फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन इट। और वो कैसे डेवलप हुई है चीज़, अलग अलग लोग जो आए उन्होंने, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, उस तरह से उसकी मीनिंग में जो चेंजेस आते रहे। तो थिक डिस्क्रिप्शन, देखिए थिक का मतलब मोटा, जैसे लेयर पर लेयर बनती चली गई हो। द क्लोज एनालिसिस और रीडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल प्रोडक्शन और इवेंट सो एज टू रिकवर द मीनिंग इट हैज़ फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन इट। मीनिंग को रिकवर करने के लिए, समझने के लिए क्लोज रीडिंग की ज़रूरत है, उससे जुड़े हुए लोगों को समझने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए, एज वेल एज टू डिस्कवर विद इन द कल्चरल सिस्टम, और पता लगाने के लिए द जनरल पैटर्न्स ऑफ कन्वेंशंस,
ताकि हमें पता चल सके उनके कन्वेंशन के बारे में, उनके कोड्स के बारे में, उनके मोड ऑफ थिंकिंग के बारे में, दैट इन्वेस्ट द आइटम विद दोज मीनिंग्स, जिससे कि वो मीनिंग्स जनरेट हुई हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि देखिए, जब आप अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन की बात करते हैं तो आप देखते हैं उसमें अलग अलग सोच इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए उस कल्चर को थोड़ा क्लोजली समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, लोगों के बेंट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, किस तरह की सोच डेवलप रही है, किस तरह के चेंजेस आए हैं समय के साथ, उसमें कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन अगर बना हुआ है तो उसके पीछे सोच क्या रही है, अनसाइंटिफिक रही है कि साइंटिफिक रही है, आंख मूंद करके लोग चीज़ों को केवल फॉलो करने वाले रहे हैं या थोड़ा सा लॉजिकल सोचने वाले रहे हैं, उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आप अलग अलग कल्चर की चीज़ों को देख करके फिर आप बता सकते हैं कि नहीं, ये ऑर्थोडॉक्सिकल अप्रोच है, ये रूढ़िवादिता है, ये बेकार का ट्रेडिशन है, या आप कहेंगे अरे ये तो चीज़ बड़ी साइंटिफिक है ना। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक रहते हैं, ताकि आई होप कि एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा न्यू हिस्टोरिसिज्म का। इतना इनफ होगा न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में लिखने के लिए। ये जो तमाम आपके साथ आपके यूज़ के लिए ये सारे टूल्स आपको मिले हैं जो 4 पॉइंट वाले, दैट विल बी इनफ फॉर योर न्यू हिस्टोरिसिज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।